मैडम मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? समझ रहे क्या बोल? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या अंदर भक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे, उन्होंने पापा भी हमला किया और मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। क्या गुंडागर्दी लगा रही थी इस देश में? अगर स्टूडेंट्स के सुसाइड पर हम बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री हमें आतंकवादी कहता है। दोस्तों नमस्कार, आज की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी लेकर के आएगी और साथ ही ये भी बताएगी कि किस तरह से इस देश में सच्चाई के विरुद्ध जा रहे लोगों का अंजाम क्या हो रहा है। ज़रा सोचिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस देश का सबसे बड़ा कथित न्यूज़ चैनल, जो खुद को नंबर 1 बताता है, जो हर रोज़ एंकर बदलते रहते हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाते हैं, जो पूरे दिन सरकार की चाटुकारिता में लगा रहता है, वो खुद डूबने की कगार पर आ जाएगा। उसका मुनाफा 80% तक गिर जाएगा, उसके शेयर धराशायी हो जाएंगे और उसके भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया टुडे और आज तक की, जो कभी भारत की सबसे प्रतिष्ठित न्यूज संस्थानों में गिनी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्होंने जिस तरह की पत्रकारिता की है, जिस तरह से सरकार की गोदी में बैठ कर के खबरें दिखाई है, जिस तरह से जनता के असली मुद्दों से किनारा किया है, उसी का परिणाम अब सामने आ रहा है। जनता ने इन्हें देखना बंद कर दिया है, टीआरपी गिरती जा रही है, विज्ञापन खत्म होते जा रहे हैं और अब इनकी हालत इतनी पतली हो गई है कि शायद बंद होने की नौबत आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसी एक खबर पर पूरी वीडियो होगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी खबरें बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काशी की एक मस्जिद पर फिर से बुलडोजर की धमकी आ गई है और छत्तीसगढ़ में एक ईसाई युवक के साथ जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती लगवाए गए हैं, कैसे जंतर मंतर पर 14 साल की एक मासूम बच्ची के पिता पर जानलेवा हमला किया गया है, कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने 335 एकड़ जमीन खरीद ली, और सबसे मजेदार खबर, कैसे जयपुर के पशुपालकों ने मोदी सरकार को ऐसा करारा जवाब दिया है कि सुनकर हर कोई हंस पड़ा है। ये सब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप मानते हैं कि सच्ची पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी मीडिया जगत में हलचल मचा दी है। आप जानते हैं कि पत्रकारिता या न्यूज़ चैनल असल में एक व्यापारिक घराना होते हैं, उन्हें चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? विज्ञापनों से आता है, और विज्ञापन तभी मिलते हैं जब आपका चैनल लोग देखते हैं, जब आपकी टीआरपी अच्छी होती है, जब आपकी पहुंच ज़्यादा होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो गोदी मीडिया का खेल शुरू हुआ है, उसकी हालत अब बेहद ख़राब हो चुकी है और इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर पल रहे ये चैनल अब अपनी असली कीमत चुका रहे हैं। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैडम मैडम आपको इतना विरोध क्यों हो रहा है? यहाँ से देख सकते हैं। इंडिया टुडे और आज तक के साल भर के मुनाफे की बात करें तो वो 80% तक गिर गया है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, 80% यानी कि आधे से भी ज़्यादा का नुकसान। और जो रेवेन्यू मतलब आमदनी आती थी वो भी 18% गिर चुकी है। इसके शेयर बाज़ार में जो स्टॉक थे वो भी धड़ाम से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले इनकी मार्केट कैप 1039 करोड़ के आसपास थी, अब वो घट करके 849 करोड़ पर आ गई है, यानी सीधे सीधे लगभग 190 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ एक साल में। और ये नुकसान बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो जल्द ही इस चैनल को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि चैनल बंद होने की नौबत भी आ सकती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? इसका जवाब बहुत साफ है।
जब आप जनता का भरोसा खो देते हैं, जब आप सच्चाई दिखाना बंद कर देते हैं, जब आप सरकार की चाटुकारिता में लग जाते हैं, जब आप विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाते रहते हैं, जब आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, जब आप किसानों को आतंकवादी बताते हैं, जब आप छात्रों को एंटी नेशनल कहते हैं, तो जनता आपसे दूर हो जाती है। जनता आपको देखना बंद कर देती है और जब जनता दूर हो जाती है तो विज्ञापन भी दूर होने लगते हैं। फिर आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। यही हो रहा है आज इन गोदी मीडिया चैनलों के साथ। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में और भी ऐसे चैनल इसी हाल में पहुंचेंगे जो आज भी सरकार की कठपुतली बन करके काम कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है, अब जनता समझ चुकी है, अब जनता को सच और झूठ में फ़र्क करना आ गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ी क्रांति है और इसका श्रेय जाता है उन सच्चे पत्रकारों को, उन यूट्यूब चैनलों को, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो सच्चाई को जनता तक पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के काशी की एक बहुत ही चिंताजनक खबर की। काशी रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास एक ऐतिहासिक मस्जिद है, गंज शहीदा मस्जिद। इस मस्जिद को लेकर के रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यह मस्जिद रेलवे की ज़मीन पर बनी हुई है और काशी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों में बाधा बन रही है, यानी सीधे सीधे इस मस्जिद को गिराने की धमकी दी जा रही है। अब इस मस्जिद पर पहले 13 जून को एक नोटिस लगाया गया था, लेकिन 23 जून को रेलवे ने उस नोटिस को रद्द कर दिया। अब आप सोचेंगे कि चलो शायद सरकार ने अपना मन बदल लिया, शायद अब मस्जिद नहीं गिराई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने पुराने नोटिस को रद्द करके फ़ौरन एक नया नोटिस लगा दिया है और नए नोटिस में भी वही पुरानी बातें लिखी गई है, यानी मस्जिद को खाली करवाने का आदेश। ये सब करने के पीछे की वजह क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। असल में जब पहले नोटिस पर बहुत हंगामा हुआ, जब लोग सड़कों पर उतर आए, जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, तो सरकार थोड़ी नरम पड़ी और नोटिस को टेक्निकली कारणों से रद्द कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता थी, असल मकसद तो वही है मस्जिद को गिराना, और इसी मकसद के लिए अब नया नोटिस जारी किया गया है। जैसे ही ये नया नोटिस लगा, वहाँ बड़ी संख्या में लोग जुट गए। शहर के मुफ्ती अब्दुल बातिनी मुनामी भी मौके पर पहुंचे। हालात तनावपूर्ण हो गए और अब डर है कि कभी भी इस मस्जिद को गिराया जा सकता है। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाकर के सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ देश के अंदर एक खास समुदाय की इबादत गाहें गिराई जा रही है, उन्हें मिटाया जा रहा है, उनकी पहचान पर हमला किया जा रहा है। ये कैसा सबका साथ है, ये कैसा सबका विकास है? ये पूरी तरह से दोहरा रवैया है दोस्तों, और इसी पर पूरी दुनिया हमारी आलोचना कर रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की उस घटना की जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एक ईसाई युवक के साथ कुछ कथित हिंदू संगठनों के लोगों ने जबरन मारपीट की, उसे पकड़ा, उसकी पिटाई की और फिर ज़बरदस्ती उससे जय श्री राम के नारे लगवाए। समझ रहे क्या बोल? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, ये कैसी श्रद्धा है, ये कैसी भक्ति है? क्या कोई किसी से ज़बरदस्ती धर्म के नारे लगवा सकता है? क्या भगवान राम ये पसंद करेंगे कि उनके नाम पर इस तरह की हिंसा की जाए? बिल्कुल नहीं। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने तो शबरी के झूठे बेर तक खाए थे। उन्होंने तो वनवासियों को गले लगाया था। उन्होंने हर इंसान के साथ बराबरी का व्यवहार किया था। लेकिन आज उनके नाम पर जो हो रहा है वो भगवान राम के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये हरकत करने वाले अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बताते हैं, सबसे बड़े राम भक्त बताते हैं। लेकिन क्या ये कभी राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर बोलते हैं? क्या ये कभी राम मंदिर में गायब हुई चांदी की ईंटों पर सवाल उठाते हैं? क्या ये कभी पूछते हैं कि भगवान राम के नाम पर इकट्ठा किया गया करोड़ों रुपए का चंदा कहाँ गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये असली राम भक्त नहीं हैं, ये दिहाड़ी मजदूर हैं। ये पैसे लेकर के ये सब हरकतें करते हैं, इसीलिए असली सवाल इनके मुंह से कभी नहीं निकलेंगे। ये बस ऐसे ही कांड करते रहेंगे और देश का माहौल ख़राब करते रहेंगे। अब बात करते हैं उस सबसे दर्दनाक खबर की जिसने पूरे देश को सख्ते में लाकर खड़ा कर दिया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकिन अंधभक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ, ताकि ये जो एक दो लोग है ना, आ जाओ।
जिनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा में बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पर आ जाओ और बस। क्या गुंडागर्दी लगा रही थी इस देश में? अगर स्टूडेंट्स के सुसाइड पर हम बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री हमें आतंकवादी कहता है। शिक्षा मंत्री के पार्टी के चमचे यहां आकर लोगों का सर फोड़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में 14 साल की एक मासूम बच्ची भी अपने पिता के साथ पहुंची थी। उस बच्ची ने मंच से एक ऐसा बयान दिया था जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा विश्व गुरु बन रहा है, जहाँ पर युवाओं को अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। इतना अच्छा विश्व गुरु बन रहा है। आए दिन हमें अपने राइट्स के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। मोदी जी कहता है कि ये विश्व गुरु है। वाह जी वाह, क्या विश्व गुरु है, जहाँ नीट पेपर लीक होते हैं और बच्चे उससे परेशान होके सुसाइड कर लेते हैं। और अगर कोई फ्रस्ट्रेट होकर आवाज उठाए तो उसको एंटी नेशनल कह देते हैं। उसकी बात बहुत मार्मिक थी, बहुत सटीक थी और बहुत बड़े लाखों लोगों के दिलों को छू गई। लेकिन इस बच्ची की हिम्मत कुछ लोगों को रास नहीं आई। उन्होंने टीम बनाई, योजना बनाई और जंतर मंतर पर हमला कर दिया। लेकिन उन्होंने बच्ची पर हमला नहीं किया, उन्होंने बच्ची के पिता पर जानलेवा हमला कर दिया है। बच्ची का दावा है कि उनके पिता के सिर पर 3 जगह से वार किए गए हैं। सिर 3 जगह से फट गया है, खून ही खून है और वो बच्ची रोते रोते मीडिया से अपने पिता के लिए न्याय की मांग कर रही है। सोचिए दोस्तों, एक 14 साल की बच्ची जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, वो अपने पिता के लिए न्याय मांग रही है। और जिन लोगों ने ये हमला किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो शायद सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं, वो शायद किसी बड़े नेता के करीबी हैं। इसीलिए कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये कितनी शर्मनाक स्थिति है, ये कितना निराशाजनक हालत है। इस घटना से एक बार फिर साबित हो गया है कि अब इस देश में अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप पर हमला किया जा सकता है। अगर आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं तो आपको पीटा जा सकता है। अगर आप पेपर लीक पर सवाल उठाते हैं तो आपके सिर फोड़े जा सकते हैं। अगर आप शिक्षा सुधार की बात करते हैं तो आपको आतंकवादी कह दिया जाता। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी संविधान है, ये कैसी आज़ादी है। अब आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले इन्हीं गुंडों ने कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उन्हें हिंदू मुसलमान का खेल खेलने की कोशिश की थी। उन्होंने उमर खालिद का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। उन्होंने आंदोलनकारियों को एंटी नेशनल साबित करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन उनके सारे फॉर्मूले फेल हो गए हैं, उनकी सारी रणनीतियाँ फेल हो गई है, उन्हें भगा दिया गया है। और अब जब उनकी राजनीति काम नहीं आ रही है तो वो मार पीट पर उतर आए हैं, सिर फोड़ने पर उतर आए हैं। और शायद आने वाले समय में और भी ज़्यादा हिंसा हो सकती है क्योंकि सत्ता जब अपने आखिरी पैरों पर खड़ी होती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है और हमें इस सच्चाई को समझना होगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की उस खबर की जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है और जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने पिछले कुछ सालों में कुल मिलाकर के 335 एकड़ ज़मीन खरीद ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 168 एकड़ और 137 प्लॉट लगभग 45 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। सोचिए दोस्तों, ये कौन सी सरकार है? या ये कोई प्रॉपर्टी डीलर कंपनी है? मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी संपत्ति कैसे जमा कर ली? क्या ये अपनी मेहनत की कमाई से की है या कोई पुश्तैनी जायदाद है या फिर कहीं और से पैसा आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन प्लॉट्स को खरीदने वाले कौन है? खतौनी के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि इन प्लॉट्स को मोहन यादव की पत्नी सीमा, बहू यानी बेटे वैभव की पत्नी शालिनी यादव, भाइयों नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाइयों गोविंद और नीलेश यादव ने खरीदा है। ऐसा उन्होंने या तो अपने नाम पर या अपनी उन 4 यानी पूरा का पूरा परिवार जुटा हुआ है इस संपत्ति बनाने में। और ये सब हुआ है उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद।
अब ये सवाल सिर्फ मोहन यादव पर ही नहीं है दोस्तों, ये सवाल हमारे प्रधानमंत्री पर भी है, इस सरकार के हर बड़े नेता पर है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये पैसा कहीं और से आ रहा है, ये पैसा शायद जनता का है, ये पैसा शायद टैक्स का है, ये पैसा शायद किसी बड़े उद्योगपति से आ रहा है। इन सब का जवाब किसी के पास नहीं है और कोई जवाब देना भी नहीं चाहता है। क्योंकि अगर एक नेता से सवाल पूछा जाए तो फिर सारे नेताओं से पूछा जाएगा और तब बहुत से राज खुलेंगे जो आज तक छुपे हुए हैं। अब अंत में बात करते हैं उस सबसे मज़ेदार खबर की जिसने पूरे देश में हंसी की लहर दौड़ा दी है। हाल ही में मोदी सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का फैसला लिया है। अब पेट्रोल में नए नए वर्जन आ रहे हैं, E20, E50, E100, यानी कि 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल, 50% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल, 100% इथेनॉल वाला पेट्रोल। सरकार का दावा है कि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है और तेल आयात को कम करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन आम जनता इससे बहुत परेशान है क्योंकि इथेनॉल वाला पेट्रोल मतलब गाड़ियों के इंजन पर असर, माइलेज में कमी और तरह तरह की दिक्कतें। अब इसी फैसले के विरोध में जयपुर के पशुपालकों ने एक ऐसा मज़ेदार आइडिया निकाला है कि सुनकर के हर कोई हंस पड़ा है। सभी देशवासियों को हम जयपुर ग्रामीण के पशुपालकों की तरफ से राम राम साहब। आज जैसे केंद्रीय सरकार ने हम सभी लोगों के लिए पेट्रोल जारी किया था जिसमें E20 था, E50 था, E80 था और E100, मतलब कि पेट्रोल के अंदर मिलावट कर करके हर एक व्यक्ति तक पेट्रोल पहुंचाने का जो सरकार ने। हे गडकरी जी नमस्कार, ये हमारी तरफ से आपके जवाब हैं। सोचिए दोस्तों, ये कितना तीखा व्यंग है, ये कितना सटीक प्रतिक्रिया है। जब सरकार पेट्रोल में मिलावट कर सकती है तो किसान भी अपने दूध में मिलावट क्यों नहीं कर सकते हैं। जब सरकार का दावा है कि इथेनॉल वाला पेट्रोल अच्छा है तो किसानों का दावा क्यों नहीं हो सकता कि पानी वाला दूध भी अच्छा है। ये एक तरह की प्रतिक्रिया है और एक तरह का विरोध है और बहुत ही सुंदर तरीके से किसानों ने सरकार को आईना दिखाया है। अब इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? सीख ये मिलती है कि अब इस देश में लोग जाग रहे हैं, अब जनता समझदार होती जा रही है। अब लोग सिर्फ देखकर चुप नहीं बैठते हैं, अब वो सवाल पूछते हैं, अब वो विरोध करते हैं, अब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो जंतर मंतर पर बैठी 14 साल की बच्ची हो, चाहे वो जयपुर के पशुपालक हों, चाहे वो काशी के मुसलमान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का ईसाई युवक हो, चाहे वो आम लोग हों जिन्होंने इंडिया टुडे आज तक जैसे न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है। सब अपने अपने तरीके से इस सरकार को आईना दिखा रहे हैं और यही असली लोकतंत्र है, यही असली जनशक्ति है, यही असली बदलाव की हवा है। हमें इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए, हमें इस आंदोलन का साथ देना चाहिए, हमें इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको कई महत्वपूर्ण मुद्दे दिखाई हैं। गोदी मीडिया का गिरता हुआ ग्राफ, मस्जिदों पर बढ़ता खतरा, ईसाई समुदाय पर अत्याचार, जंतर मंतर पर 14 साल की बच्ची के पिता पर हमला, मोहन यादव की संदिग्ध संपत्ति और जयपुर के पशुपालकों का तीखा व्यंग। ये सब बातें हमें ये बताती है कि देश में कितना कुछ गलत हो रहा है और हमें इन सब के खिलाफ खड़ा होना होगा। क्या आप मानते हैं कि गोदी मीडिया का अंत होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि मस्जिदों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि उस 14 साल की बच्ची के पिता को न्याय मिलना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि मोहन यादव की संपत्ति की जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात देश के कोने कोने तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय हमारी जनता।